इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 6 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो टॉपिक देखेंगे इस वीडियो में वो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसको शॉर्ट में आरआर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी कहा जाता है। So round robin scheduling algorithm is one of the most popular scheduling algorithm which can actually be implemented in most of the operating systems. ये एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिदम है राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो इसको अब डिटेल में देखते हैं हम। दिस इज द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड दिस एल्गोरिदम फोकसेस ऑन टाइम शेयरिंग। देखिए ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, आप देखिएगा तो वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जिसको शॉर्ट में FCFS भी कहते हैं। सो इस एल्गोरिदम में क्या होता था, जो प्रोसेस पहले आती थी उसको पहले CPU मिल जाता था, मतलब उसकी जो भी प्रोसेसिंग उसको चाहिए वो प्रोसेसिंग होके वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती थी, फिर दूसरी प्रोसेस का नंबर आता था। ठीक है, तो उसमें प्रीएम्पशन नहीं होता था। प्रीएम्पशन मतलब इन बिटवीन यदि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है, वो प्रोसेस रन हो रही है, ठीक है, CPU को मतलब वो यूज़ कर रही है वो प्रोसेस, तो बीच में उस प्रोसेस से CPU नहीं लिया जाता था, उसको प्रोसेस को बीच में नहीं हटाया जाता था। ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता था तब तक वो प्रोसेस जो है उसके पास CPU रहता था। इन बिटवीन यदि उसे इनपुट आउटपुट की भी ज़रूरत है तो भी जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसे हटाया नहीं जाता था। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है, प्रीएम्पशन नहीं होता था। ठीक है, लेकिन राउंड रॉबिन में क्या होता है, सेम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह ही कह सकते हैं, लेकिन इसमें प्रीएम्पशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, हर प्रोसेस को कुछ टाइम दे दिया जाता है, ठीक है, जिसको टाइम स्लाइस भी कहते हैं। तो टाइम शेयर हो जाता है प्रोसेसेस के बीच में। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही प्रोसेस पूरा टाइम ले रही है। ठीक है, सपोज 4 यूनिट्स एक प्रोसेस को अलॉट हुए हैं, तो बहुत लंबी प्रोसेस है, तब भी वो सिर्फ 4 यूनिट्स CPU 4 यूनिट्स का टाइम उसे मिला है, तब तक वो CPU को यूज़ करेगी। देन उस प्रोसेस को हटना पड़ेगा, फिर दूसरी प्रोसेस का नंबर आएगा। ठीक है, और उसका नंबर कब आएगा दोबारा से, जब एक साइक्लिक मैनर में चीज़ें चलेंगी। जितनी प्रोसेसेस जो रेडी क्यू में थी, जब वो सारी प्रोसेसेस अपना टाइम यूज़ कर चुकी होंगी 4 यूनिट्स का, तो उस एग्जीक्यूशन कंप्लीट उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब 4 यूनिट्स यूज़ होने के बाद फिर दोबारा से प्रोसेस का नंबर आता था। ठीक है, और इन बिटवीन यदि 4 यूनिट से कम टाइम लग रहा है प्रोसेस को कंप्लीट होने में तो वो कंप्लीट मानी जाती थी। लेकिन जो रिमेनिंग प्रोसेसेस रह गई हैं, जिन्हें अभी और भी CPU की ज़रूरत है, तो वो एक ही बार CPU को नहीं यूज़ कर सकते, उनको एक साइकिल में सिर्फ 4 यूनिट्स के लिए CPU मिलेगा। एंड देन वो साइक्लिक मैनर में फिर वेट करना पड़ेगा। जब दोबारा से नंबर आएगा तो बचे हुए यूनिट्स जितना भी उसे चाहिए, बर्स्ट टाइम जिसको कह रहे हैं, मतलब CPU जितनी देर के लिए और चाहिए, तो वो ऐसे साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहेगा। ठीक है, 4 यूनिट्स में सपोज 12 यूनिट्स है, एक प्रोसेस को 12 यूनिट्स चाहिए। ठीक है, मान के चलते एक प्रोसेस है P1 करके, उसको 12 यूनिट्स चाहिए CPU के, लेकिन हमने टाइम स्लाइस क्या कर दिया है, एक एल्गोरिदम में सपोज 4 यूनिट्स फिक्स कर लिए कि एक प्रोसेस एक टाइम पे 4 यूनिट्स ऑफ CPU यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसे वेट करना पड़ेगा। तो पहले साइकिल में 4 यूनिट्स, तो फिर भी 12 में से 4 आप हटा दीजिए तो 8 बच गए, तो 8 यूनिट्स रह गए, तो P1 को वेट करना पड़ेगा अपने दोबारा टर्न के लिए। मतलब 4 यूनिट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो रिमेनिंग 8 यूनिट्स रह गए, पर फिर P1 को हटा दिया जाता है, दूसरी प्रोसेस यूज़ कर रही होती है फिर CPU को। ठीक है, सो इस तरीके से 3 साइकिल्स में इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। ठीक है, P1 देन दोबारा से नंबर आके फिर 4 यूनिट्स कंप्लीट होंगे, फिर रिमेनिंग 4 थर्ड साइकिल में, और बाकी यदि यही एक प्रोसेस है और कोई प्रोसेस है ही नहीं तो एक ही बार में जो है यूज़ हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस ही एक ही प्रोसेस है तो कोई साइकिल चलेगी ही नहीं। तो ये क्या है, इट इज़ द प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। एंड दिस एल्गोरिदम दैट मीन्स जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, जिसको शॉर्ट में RR भी कहते हैं। सो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फोकसेस ऑन टाइम शेयरिंग। हर प्रोसेस का एक टाइम लिमिट सेट कर दिया जाता है, जिसको टाइम स्लाइस कह सकते हैं, टाइम क्वांटम कह सकते हैं। ठीक है, सो अभी देखते हैं आगे।
इन दिस एल्गोरिदम एवरी प्रोसेस गेट्स एग्जीक्यूटेड इन अ साइक्लिक वे। एक साइक्लिक मैनर में प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है। A certain time slice is defined in the system which is called time quantum। एक certain time slice fix कर दिया जाता पहले ही कि इतना ही टाइम लिमिट मिलेगा। उसी उसको कहते हैं टाइम स्लाइस या फिर टाइम क्वांटम। ईच प्रोसेस प्रेजेंट इन द रेडी क्यू इज असाइन द सीपीयू फॉर दैट टाइम क्वांटम। If the execution of the process is completed during that time, then the process will terminate. Else, the process will go back to the ready queue and waits for the next turn to complete the execution. Suppose P1 process है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, उसको सिर्फ 4 ही यूनिट्स चाहिए। और टाइम क्वांटम भी हमने क्या सेट कर रखा है, टाइम स्लाइस, मतलब 4 यूनिट्स मिलेंगे प्रोसेस को एक साइकिल में। तो 4 यूनिट्स है तो एक ही साइकिल में इसका जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट साइकिल के बाद ही ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। बट जैसा ये केस फर्स्ट केस देखा था जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि P1 को सपोज 12 यूनिट्स चाहिए, तो 12 यूनिट्स एक साइकिल में तो कंप्लीट नहीं होगा, उसको कम से कम 3 साइकिल्स कवर करनी पड़ेंगी फॉर दिस प्रोसेस टू बी टर्मिनेटेड। तो क्या होगा, जैसे ही 4 यूनिट्स जैसे फर्स्ट साइकिल में कंप्लीट हुए, फिर वो कहाँ वेट करेगी, उससे सीपीयू ले लिया जाता है, दूसरी प्रोसेस आएगी, वो वापस से रेडी क्यू में वेट करेगी। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब आगे देखते हैं। ये एक देखिए, एक तरीके से फ्लो डायग्राम कह सकते हैं आप। ये रेडी स्टेट है, सपोज यहाँ पे सारी प्रोसेसेस हैं, इससे बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए रेडी स्टेट है या रेडी क्यू बोल लीजिए। ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस की बात हम कर रहे हैं, सपोज वो अभी रेडी स्टेट पे है। रेडी स्टेट से उसको फिर मिल गया सीपीयू। सीपीयू में देखा जाएगा कि उसका जो बर्स्ट टाइम है वो टाइम क्वांटम से कम है क्या। बर्स्ट टाइम मतलब उससे टोटल कितने यूनिट्स चाहिए सीपीयू की, जो मैंने अभी पीछे डिस्कस किया ना। सपोज P1 को 12 यूनिट्स चाहिए, तो ये क्या है, बर्स्ट टाइम, मतलब कितना टोटल सीपीयू चाहिए उसे। और TQ क्या है, टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम तो पहले ही एल्गोरिदम का सेट हो जाता है, तो हर सिनेरियो में अलग अलग टाइम क्वांटम होता है। तो सपोज मैंने 4 यूनिट्स की बात करी थी इस प्रीवियस जो डिस्कस किया उसमें। सपोज टाइम क्वांटम 4 मान के चलिए। और एक प्रोसेस की बात करें, सपोज P1 प्रोसेस रेडी स्टेट पे है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या देखा जाएगा कि उसका बर्स्ट टाइम क्या टाइम क्वांटम से कम है। तो बर्स्ट टाइम जैसे 12 है, टाइम क्वांटम 4 है, तो कंपैरिजन होगा। तो क्या 12 4 से कम है, ये देखा जाएगा। तो नो, तो ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। नो, यस है, दैट मीन्स सपोज 4 ही रहता या फिर 3 रहता बर्स्ट टाइम, तो प्रोसेस तभी कंप्लीट हो गई ना। यदि यस था तो एग्जीक्यूट टिल कंप्लीशन, उससे सीपीयू लिया ही नहीं जाएगा क्योंकि उसका तो टाइम क्वांटम से कम ही है बर्स्ट टाइम। या फिर टाइम क्वांटम जितना है तब भी उसको टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। फाइनली वो टर्मिनेट हो गई। ये लेस देन या इक्वल टू कर दीजिए। ठीक है, उतना टाइम क्वांटम तक उसके बराबर भी है तो भी ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी, टर्मिनेट। ठीक है, बाकी नहीं है तब क्या होगा, नहीं मतलब ये जो फर्स्ट केस है 12 था तो 4 यूनिट्स के बाद इसको हटा दिया जाएगा, तो बर्स्ट टाइम ज़्यादा है टाइम क्वांटम से, तो नो का सिनेरियो होगा। तो इसमें क्या होगा, ये एरो इस तरफ आएगी। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। यदि नो है तब क्या होगा, एग्जीक्यूशन फॉर टाइम क्वांटम, तो जितना टाइम क्वांटम है तब तक के लिए वो एग्जीक्यूट होगी, मतलब 4 यूनिट्स के लिए। टाइम क्वांटम जैसे फिनिश होगा, मतलब ये जैसे 4 क्वांटम हमने देखा है एग्जाम्पल में, तो 4 यूनिट्स जैसे ही टाइम क्वांटम फिनिश हो गया तो प्रोसेस फिर कहाँ चली जाएगी। अब देखा जाएगा क्या एग्जीक्यूशन फिनिश हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कितने 8 यूनिट्स बाकी है। फर्स्ट साइकिल की बात करें तो 8 यूनिट्स तो अभी भी बाकी है ना, तो 8 यूनिट्स बाकी है। देखिए यदि कंप्लीट हो जाता है तो यस होके टर्मिनेट हो जाएगी, बट फिलहाल नो का सिनेरियो, हम ये 12 का केस लेके चल रहे हैं। P1 सपोज 12 मान के चल रहे हैं, उसका बर्स्ट टाइम 12 है, तो नो है फर्स्ट साइकिल में। अब नो के बाद वो वापस से रेडी स्टेट पे जाएगी, वेट करेगी अपनी नेक्स्ट साइकिल का, दोबारा उसका नंबर आएगा। तो अब बर्स्ट टाइम कितना है नेक्स्ट साइकिल में, 4 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था, तो 8 है, बर्स्ट टाइम 8 है रिमेनिंग। क्या 8 4 से लेस देन है, मतलब टाइम क्वांटम से नहीं, तो नो का केस आएगा। तो ये एग्जीक्यूट होगी कब, बाकी के रिमेनिंग 4 यूनिट्स के लिए। तो इस साइकिल में और भी 4 यूनिट्स हो गए, तो 8 में से 4 हटा दीजिए तो अब बचे 4 बर्स्ट टाइम तो अभी भी बचा है ना, 4 यूनिट्स और चाहिए उसे। टाइम क्वांटम तो फिनिश हो गया, तो वापस उस प्रोसेस को जो है देखा जाता है एग्जीक्यूशन खत्म हुआ क्या, नहीं, तो वापस से वो रेडी क्यू में चली गई। फिर नेक्स्ट थर्ड साइकिल में वेट करेगी। थर्ड साइकिल में सिनेरियो क्या बन रहा है, 4 था उसका बर्स्ट टाइम रिमेनिंग,
तो 4 क्या लेस देन या इक्वल टू है टाइम क्वांटम के, ये लेस देन या इक्वल टू आएगा, ठीक है, इक्वल होगा तब भी सेम है। तो हाँ, 4 और 4 जो है सेम हो गए, तो उसको देखा जाएगा कि एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया, यहाँ पे प्रोसेस आ जाएगी एग्जीक्यूट टिल कंप्लीशन देन टर्मिनेट। और यदि यहाँ पे क्या है, इस प्रोसेस को, ये तो एक प्रोसेस थी, आप ऐसे ही एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इस जो है फ्लो डायग्राम को आप कंफर्म कर सकते हैं अपने लेवल पे। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेके देखिए, P1 3 यूनिट्स लेके देखिए, P1 को 10 यूनिट्स लेके देखिए, ठीक है, तो ये और इजीली आपको क्लियर होगा। नाउ इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के। एडवांटेजेस क्या है? इट कैन बी एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल इन द सिस्टम बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन द बर्स्ट टाइम। ये बर्स्ट टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा कि किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है ज़्यादा है, फिक्स है सबके लिए, हर प्रोसेस के लिए उतना ही टाइम क्वांटम दिया जाएगा उसको। तो ये बेसिकली किसी भी सिस्टम पे इसको इम्प्लीमेंट करना इजी रहता है, क्योंकि ये बर्स्ट टाइम पर डिपेंड नहीं है, इसका तो अपना फिक्स टाइम क्वांटम चल रहा है, हर प्रोसेस को टाइम मिलेगा। इट डजेंट सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन और कॉन्वॉय इफेक्ट, जो कि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में देख चुके हैं। स्टारवेशन मतलब एक ही प्रोसेस के पास सीपीयू है, दूसरी प्रोसेस वेट कर रही है, तो स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक सर्कुलेशन में चीज़ें चल रही है, हर एक टाइम क्वांटम के बाद दूसरी प्रोसेस का नंबर आएगा, उसको जो है प्रोसेस को वापस ले लिया जाता है रेडी क्यू में। और कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, कोई लंबी प्रोसेस यदि सीपीयू को यूज़ करे तो छोटी प्रोसेसेस सारी वेट करती रह जाएंगी, तो वो भी गलत है, वो भी स्टारवेशन मोड कह सकते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट कह सकते हैं। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की प्रॉब्लम थी वो यहाँ नहीं रहेगी। नाउ ऑल द जॉब्स गेट अ फेयर एलोकेशन ऑफ सीपीयू, सारे ही जॉब्स को मतलब प्रोसेसेस को सीपीयू का फेयर एलोकेशन होता है, क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ता प्रोसेस कैसी है, यहाँ फर्क पड़ता है कि टाइम क्वांटम क्या सेट है और हर प्रोसेस को उतना टाइम क्वांटम मिलेगा। उसमें प्रोसेस फिनिश कर लेती है अपना एग्जीक्यूशन तो ठीक है, कंप्लीट हो गई, नहीं कर पा रही तो वो वेट करेगी दूसरी साइकिल के लिए, उसको दोबारा भी मौका मिलेगा, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस तो हो गए, अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या है। दी हायर द टाइम क्वांटम दी हायर द रिस्पॉन्स टाइम इन द सिस्टम। यदि टाइम क्वांटम हम बहुत ज़्यादा लेके चलते, सपोज टाइम क्वांटम हमने 10 यूनिट्स ले लिया, तो फिर जो प्रोसेस रेडी क्यू में गई उसे बहुत वेट करना पड़ जाएगा पूरी एक साइकिल के लिए। और बहुत छोटा टाइम क्वांटम है तो कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब प्रोसेसेस को बार बार चेंज करना। तो कुछ ऐसा टाइम क्वांटम लिया जाता है मीडियम सा, जिसमें देखिए कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, जो प्रोसेस को वापस से सीपीयू जैसे उससे ले लिया जा रहा है, रेडी क्यू में उसको सेंड किया जा रहा है, फिर वापस नंबर आएगा। तो इसमें एक तो प्रोसेसेस को मेंटेन करना पड़ रहा है, उसको बार बार उनका स्टेटस की कितना एग्जीक्यूशन हुआ, क्या हुआ, प्लस एक ओवरहेड आ जाता है, ये भी एक तरीके का ओवरहेड है, कंटेक्स्ट स्विचिंग में भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम क्वांटम लेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जा रहा है, मतलब एक प्रोसेस को वेट करना पड़ रहा है दोबारा से अपने टर्न के लिए। और लोअर कर देंगे तब क्या होगा, द लोअर द टाइम क्वांटम द हायर द कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड इन द सिस्टम। कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा होगी, मतलब प्रोसेसेस को बार बार चेंज ही करना पड़ रहा है। सो डिसाइडिंग अ परफेक्ट टाइम क्वांटम इज़ रियली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन द सिस्टम। अब जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक कुछ मीडियम सा टाइम क्वांटम सेट करना, तो वो रियल सिनेरियो में बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो कैसे डिटरमाइन करे कि क्या परफेक्ट होगा। मे बी जो सेट किया है वो लो टाइम क्वांटम की तरह एक्ट करे या हाई टाइम क्वांटम की तरह, तो परफेक्ट क्या है वो डिफाइन कर पाना और रियल सिनेरियो में डिसाइड कर पाना कि क्या परफेक्ट टाइम क्वांटम होगा, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। नाउ इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग का एग्जाम्पल। In the following example, there are 6 processes named as, suppose 6 process ले ली है, P1, P2, P3, P4, P5 and P6. Their arrival time and burst time are given below in the table. The time quantum of the system is 4 units. ठीक है, suppose ये processes हैं, 6 processes हैं total, जिनका ID 1 to 6 दे दिया गया, मतलब P1, P2 इस तरीके से। अराइवल टाइम ये है, प्रोसेस 1 0 टाइम पे आई है, देन 1, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह ही साइकिल चलेगी, नंबर तो पहले इसी का आएगा। बर्स्ट टाइम टोटल इतना टाइम लग रहा है, बट इसमें क्या है 4 टाइम यूनिट सेट हो गया है, ठीक है, 4 यूनिट्स है टाइम क्वांटम। तो जैसे फर्स्ट साइकिल सबसे पहला नंबर किसका आएगा, P1 का, तो P1 को कितने 4 यूनिट्स हो गए, 4 यूनिट्स के बाद इसको हटा दिया जाएगा, तो इसका रिमेनिंग कितना रह गया 1, ठीक है, तो रिमेनिंग इधर लिख लिया हमने, 4 कंप्लीट हो चुके हैं।
तो 1 तो फिर भी बाकी है, तो इसको रेडी क्यू में सेंड कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर किसका आएगा? प्रोसेस 2 का। इसका अराइवल टाइम क्योंकि 1 था, तो दूसरा नंबर ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह चलेगा। जो प्रोसेस पहले आई है साइक्लिक मैनर में, उन्हीं का नंबर पहले आएगा। फिर P2 आई, इसको 4 यूनिट मिलेंगे, तो 4 यूनिट कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग कितना रह गया? 6 - 4 2। नेक्स्ट साइकिल में इसको 4 यूनिट्स अलॉट होंगे, पर इसका बर्स्ट टाइम 3 है जो कि 4 से कम है, तो ये तो 3 यूनिट्स में ही कंप्लीट होगी, तो रिमेनिंग इसका तो 0। लेकिन इसके 4 यूनिट से पहले ही 1 यूनिट तो फिर भी बचा हुआ है ना, तो 1 में ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस, क्योंकि इसको एक ही यूनिट चाहिए। तो नेक्स्ट 4 यूनिट जो है फिर, ठीक है, तो इसका बर्स्ट टाइम 0 है, तो कंप्लीट ही हो गई ये प्रोसेस फर्स्ट साइकिल में। C फॉर कंप्लीट। नाउ P4, अब P5 आएगी प्रोसेस, इसको 4 यूनिट्स चाहिए, 4 यूनिट्स ले लिए, बट रिमेनिंग क्या है? 1 यूनिट तो अब भी बचता है। लेकिन फिर नंबर प्रोसेस 6 का आएगा, ये 4 यूनिट्स है तो कंप्लीट हो ही जाएगी इधर, तो 0 यूनिट्स चाहिए इसको दोबारा। तो एक साइकिल में कौन सी 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गई? P4 और P6 तो पहले ही साइकिल में कंप्लीट हो गई। दोबारा रेडी क्यू में फिर से साइकिल चलेगी, फिर इसका नंबर आएगा, इसको अब 1 ही यूनिट चाहिए, तो ये कंप्लीट हो जाएगी। अब तो नेक्स्ट साइकिल में तो सारी ही कंप्लीट हो जाएंगे, देखिए, ठीक है। ये P3 भी कंप्लीट हो चुकी है, ये भी कंप्लीट है, देखिए 0। 3 प्रोसेस पहले कंप्लीट हो गई, बाकी आगे कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब इसका जो है कंप्लीट हम प्रोसेस को एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम वी हैव टू मेंटेन द, एक रेडी क्यू मेंटेन करेंगे और एक गंट चार्ट। ये तो मैंने वर्बली एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे रेडी क्यू में और गंट चार्ट में। गंट चार्ट मतलब प्रोसेस है और उसका कंप्लीशन टाइम साथ में दिया गया चार्ट फॉर्म में। So the structure of both the data structures will be changed after every scheduling. डाटा स्ट्रक्चर का ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि हर प्रोसेस का टाइम जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, देखिए कितना मतलब प्रोसेस यूज़ हो चुका है, मतलब कितना CPU टाइम बीत चुका है, फिर कितना रिमेनिंग है नेक्स्ट साइकिल के लिए, तो ये सब मेंटेन होगा थ्रू रेडी क्यू एंड गंट चार्ट। तो रेडी क्यू में बिल्कुल शुरू में हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं। इनिशियली टाइम 0 पे प्रोसेस P1 अराइव हुई, ठीक है, स्केड्यूल्ड फॉर द, उसको कितना टाइम स्लाइस मिलेगा? 4 यूनिट्स है टाइम स्लाइस। हेंस इन द रेडी क्यू देयर विल बी ओनली 1 प्रोसेस P1 एट स्टार्टिंग विद CPU बर्स्ट टाइम। इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 5 है, लेकिन इसको टाइम स्लाइस कितना मिलेगा? 4। बट 0 टाइम पे कौन सी प्रोसेस है? एक ही प्रोसेस आई है, तो CPU इसी को मिल जाएगा, तो 4 यूनिट्स के बाद इसको हटा दिया जाएगा, तो अब P1 के पास 1 यूनिट रिमेनिंग है, वो अगली साइकिल में इसका नंबर आएगा। तो इस तरीके से देखिए 4 यूनिट्स तक ये कंप्लीट हुआ। गंट चार्ट कैसे होगा? द P1 विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 4 यूनिट्स फर्स्ट। अब रेडी क्यू क्या होगी? जैसे 4 यूनिट्स कंप्लीट हुए, 4 यूनिट तक, फिर P2 P3 P4 P5 ये प्रोसेसेस आ चुकी हैं, ठीक है। जब ये 4 यूनिट्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि देखिए ये रहे 4 यूनिट्स 0 1 2 3 4, तो यहाँ तक तो कितनी प्रोसेस आ गई है? P5 तक अभी P6 आई नहीं है, क्योंकि 4 ही यूनिट्स तक अभी वर्क चला है। रेडी क्यू में अब कौन सी आई? P5 तक। देखिए अब कितनी रेडी क्यू में क्या हो गया? P2 आ गई, P3 है, P4 P5 और P1 को अब लास्ट में डाल दिया जाएगा रेडी क्यू में, इसका दोबारा नंबर आएगा। तो P1 का रिमेनिंग 1 हो गया। अब P2 आ चुकी है, तो P2 ये सबका बर्स्ट टाइम है, P2 का 6 है, P3 का 3, ठीक है, P4 अभी P6 आई नहीं है, लेकिन अब P6 आ जाएगी नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में। मीनवाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ P1, तो P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है, जब चल रहा है 0 to 4 के बीच में, इस टाइम में 4 और प्रोसेसेस रेडी क्यू में आ चुकी हैं। 4 more processes P2, P3, P4 and P5 arrives in the ready queue. P1 has not completed yet. P1 अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसको और एक यूनिट चाहिए, बट उससे पहले ही CPU ले लिया जाता है उससे। It needs another 1 unit of time. Hence, it will also be added back to the ready queue. ठीक है, इसको बैक रेडी क्यू में दोबारा से ऐड कर दिया गया। नाउ गंट चार्ट देखते हैं। आफ्टर P1, P2 will be executed for 4 units of time. P1 के बाद किसका नंबर आएगा? देखिए अब नेक्स्ट नंबर P2 का है। P1 को तो रेडी क्यू में लास्ट में डाल दिया गया है। P2 अब 4 यूनिट्स के लिए एग्जीक्यूट होगी, तो 4 8 ये टाइम लिमिट जो पार हो रहा है 0 to 4 तक P1 को मौका मिला, फिर 4 to 8 जो टाइम रन हो रहा है उसमें पहले P1 को मिला, फिर P2 को। P2 के 4 यूनिट्स कंप्लीट होके फिर भी 2 यूनिट तो रह गए ना, तो नेक्स्ट साइकिल में मिलेगी। बट इस बीच और एक प्रोसेस आ चुकी है रेडी क्यू में, वो है P6। सो देखिए
अब रेडी क्यू में क्या है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ P2, जैसे ही P2 का एग्जीक्यूशन चल रहा है, मीनवाइल प्रोसेस P6 भी आ चुकी है रेडी क्यू में. वन मोर प्रोसेस P6 इज अराइव्ड इन द रेडी क्यू. तो रेडी क्यू में क्या, उसका नंबर लास्ट में ही आएगा. सिंस P2 हैज नॉट कंप्लीटेड येट, P2 अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हेंस P2 विल ऑल्सो बी एडेड बैक टू द रेडी क्यू विद द रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 2 यूनिट्स. तो रेडी क्यू क्या थी, P2 को अब एंड में डाल दिया जाएगा, बट जैसे ही P2 की प्रोसेस चल रही थी रेडी क्यू में, अब देखिए P2 को तो हटा दिया गया. जैसे हम पीछे यदि देखें, यहाँ तक रेडी क्यू थी, अब P2 को यदि हटा दीजिए आप यहाँ से, तो रेडी क्यू ये है अभी. ठीक है, तो P6 तो बाद में आई है ना, तो इसीलिए उसका नंबर यहाँ लास्ट में ऐड होगी वो, क्योंकि अभी P1 लास्ट में है. तो P6 जो प्रोसेस आएगी वो क्यू में, मतलब लाइन में पीछे ही लगना पड़ेगा, वो बीच में कहीं नहीं जा सकती. तो इसीलिए यहाँ पे P1 के बाद P6 दिख रहा है. P6 को 4 यूनिट चाहिए CPU के, मतलब बर्स्ट टाइम ये है. P2 को अब यहाँ से क्यू से बिल्कुल लास्ट में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उसके 4 यूनिट्स कंप्लीट हो गए, तो P2 P6 के बाद आ जाएगी. तो 2 यूनिट्स तो अभी भी रिमेनिंग है. तो ये लाइन दोबारा की साइकिल में चलेगी. अभी नंबर आएगा नेक्स्ट, इनका आएगा पहले P3, फिर P4, P5. तो गन चार्ट क्या होगा, आफ्टर P1 एंड P2 P3 विल गेट एग्जीक्यूटेड फॉर 3 यूनिट्स. P3 को 3 ही यूनिट चाहिए, तो 8, 9, 10, 11 टाइम यूनिट तक P3 एग्जीक्यूट हो गई. सिंस इट्स CPU बर्स्ट टाइम इज ओनली 3 सेकेंड्स, टाइम स्लाइस से कम है, 4 यूनिट्स चाहिए टाइम क्वांटम, उससे पहले ही ये एग्जीक्यूट हो जाएगी. तो रेडी क्यू अब क्या होगी, P3 तो अब आउट हो गई, देखिए क्यू से ही बाहर, क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो चुकी है. अगला नंबर आएगा P4 का. सो देखिए, सिंस P3 हैज बीन कंप्लीटेड, हेंस इट विल बी टर्मिनेटेड एंड नॉट बी एडेड टू द रेडी क्यू. नेक्स्ट प्रोसेस अब आएगी P4. तो ये 5 प्रोसेसेस रिमेनिंग रह गई. अब अगला नंबर P4 का है. गन चार्ट क्या होगा, आफ्टर P1, P2 एंड P3 P4 विल गेट एग्जीक्यूटेड. इसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 1 यूनिट है, तो ये तो टाइम स्लाइस से कम है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी. इट्स बर्स्ट टाइम इज ओनली 1 यूनिट विच इज लेसर देन द टाइम क्वांटम, हेंस इट विल बी कंप्लीटेड. सो ये भी कंप्लीट हो जाएगी. तो देखिए 11 to 12 1 टाइम यूनिट चाहिए था इसे, तो P4 कंप्लीट हो गई. ये गन चार्ट हो गया. अब रेडी क्यू देखते हैं. अब रेडी क्यू में क्या क्या बच गया, P4 भी आउट हो गई, तो P5, P1, P6 और P2, ये 4 प्रोसेस रह गई. The next process in the ready queue is P5 with 5 units of burst time. इसको 5 units चाहिए. Since P4 is completed, hence it will not be added back to the queue. P4 तो complete हो गई, तो वो आउट हो गई रेडी क्यू से. गन चार्ट देखते हैं अब इसका क्या होगा. P5 will be executed for the whole time slice because it requires 5 units of burst time which is higher than the time slice. तो ये तो अपना पूरा टाइम चाहिए इसको, फिर भी 1 यूनिट तो फिर भी रह जाएगा. तो देखिए 12 तक P4 था, 12 में 4 यूनिट्स ऐड कर दीजिए, तो 16 तक P5 एग्जीक्यूट होगी. 16 टाइम यूनिट पे P5 को हटा दिया जाएगा, क्योंकि इसका टाइम स्लाइस कंप्लीट हो गया है. तो P5 को देखिए लास्ट में ऐड कर दिया, बट रिमेनिंग कितने थे, 4 यूनिट्स वो एग्जीक्यूट हो चुके. 5 बर्स्ट टाइम था, तो 5 - 4 1. अब 1 यूनिट फिर भी रहता है इसका. तो अब प्रोसेसेस रह गई P1, P6, P2 एंड P5. नाउ रेडी क्यू देखते हैं. P5 हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड येट. P5 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सो इट विल बी एडेड बैक टू द क्यू विद द रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ऑफ 1 यूनिट. रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 1 रह गया, और उसको क्यू के एंड में डाल दिया जाएगा प्रोसेस P5 को. गन चार्ट, अब प्रोसेस P1 का नंबर आएगा, तो 16 से 1 यूनिट का टाइम जो है ये P1 को चाहिए. फिर 17 पे प्रोसेस P1 कंप्लीट, तो P1 को भी हटा दिया जाएगा रेडी क्यू से. वो मतलब वापस रेडी क्यू में नहीं डाला जाएगा, उसका तो एग्जीक्यूशन ही कंप्लीट हो गया ना, तो उसको टोटली टर्मिनेट कर दिया जाता है. द प्रोसेस P1 विल बी गिवन द नेक्स्ट टर्न टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन. सिंस इट ओनली रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम, हेंस इट विल बी कंप्लीटेड. ठीक है, सो ये यहाँ कंप्लीट, तो P1 भी चली गई. अब 3 प्रोसेस रह गई, P6, P2 एंड P5. अब रेडी क्यू में क्या है, P1 इज कंप्लीटेड एंड विल नॉट बी एडेड बैक टू द रेडी क्यू. द नेक्स्ट प्रोसेस P6 रिक्वायर्स ओनली 4 यूनिट्स ऑफ बर्स्ट टाइम एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट. अब P6 का नंबर आएगा, तो 4 यूनिट टाइम स्लाइस है, तो इस बार P6 भी कंप्लीट हो जाएगी. गन चार्ट क्या होगा, P6 विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 4 यूनिट्स ऑफ टाइम टिल एग्जीक्यूशन. अब 17 के बाद 4 यूनिट्स ऐड कर दीजिए, तो 21 टाइम यूनिट पे P6 भी कंप्लीट हो गई. तो ये भी जो है इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, रेडी क्यू से हट जाएगी. अब प्रोसेस P2 रह गई और P5. अब रेडी क्यू में कौन कौन रह गया, सिंस P6 इज कंप्लीटेड, हेंस इट विल नॉट बी एडेड अगेन टू द क्यू.
There are only two processes present in the ready queue. The next process P2 requires only 2 units of time. P2 को सिर्फ 2 यूनिट्स चाहिए, तो ये भी इस बार की साइकिल में कंप्लीट हो जाएगी. गन चार्ट अब क्या रहेगा, ये देखिए 21 तक P6 कंप्लीट थी, इसमें 2 यूनिट्स ऐड कर दीजिए. 23 टाइम यूनिट पे P2 भी कंप्लीट हो जाएगी. P2 will get executed again since it only requires only 2 units, since it requires only 2 units of time. एक ओनली को यहाँ से हटा दीजिए. सिंस इट रिक्वायर्स ओनली 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, हेंस दिस विल बी कंप्लीटेड. सो P2 भी कंप्लीट हो गई, ये गन चार्ट हो गया. अब रेडी क्यू में सिर्फ एक प्रोसेस रह गई P5. अब की बारी ये भी कंप्लीट हो जाएगी, तो 23 P5 और 24 पे एक यूनिट पे P5 भी कंप्लीट. तो टोटल सारी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितने टाइम यूनिट्स लगे, 24. सो रेडी क्यू में अब क्या होगा, नाउ द ओनली अवेलेबल प्रोसेस इन द क्यू इज P5 विच रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ बर्स्ट टाइम. Now since the time slice is of 4 units, hence it will be completed in the next burst. Time slice सिर्फ 4 units का है, तो ये अब next burst में complete हो जाएगी. तो गन चार्ट अब क्या होगा, P5 will be executed till completion. ठीक है, 1 यूनिट चाहिए, तो अब P5 भी complete हो गई. Now अब हम कुछ टाइम्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे दी कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम विल बी कैलकुलेटेड एज शोन इन द टेबल बिलो. ये फॉर्मूला है और आगे इसका जो है टेबल में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना. सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं. टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको TAT भी लिखते हैं शॉर्ट में. आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने ये बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है ये फॉर्मूला. TAT कंप्लीशन को CT लिखिए, अराइवल टाइम AT, ये सब क्या होता है इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, और ये बार बार न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ होगा. वेटिंग टाइम WT, ये सब होता क्या है इसके लिए प्रीवियस वीडियोस देखिएगा. एक सीक्वेंस में वीडियोस देखिए तो चीज़ें समझ में आएंगी आपको. TAT हो गया और बर्स्ट टाइम के लिए BT हो गया. ठीक है, सो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप यूज़ कीजिए. तो प्रोसेस ID थी, फिर अराइवल टाइम AT हो गया, बर्स्ट टाइम BT. ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करके टर्न अराउंड टाइम को, सबसे पहले कंप्लीशन टाइम देखते हैं CT. कंप्लीशन टाइम ये रहा. अब कंप्लीशन टाइम आप कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये गन चार्ट देख लीजिए जो फाइनल प्रिपेयर हुआ. प्रोसेस P1 कब कंप्लीट हो रही है वो टाइम देखिए. P1 यहाँ भी आपको दिख रहा है, बट यहाँ कंप्लीट तो नहीं हुई है. तो P1 लास्ट कहाँ आ रही है, यहाँ पे ये रहा. P1 कंप्लीट हुई है 17 टाइम यूनिट पे, तो P1 के आगे आप क्या लिख देंगे, 17. P2 कब कंप्लीट हुई है देखते हैं, यहाँ पे P2 यहाँ 23 पे. ठीक है, तो उसका कंप्लीशन टाइम 23 हो गया. P3 कब कंप्लीट हो रही है, P3 देखिए 11 टाइम यूनिट पे कंप्लीट हुई है, तो 11 लिख दिया. मतलब गन चार्ट में लास्ट में कब आ रहा है, उस प्रोसेस का नंबर कब आ रहा है. अब P4 को देखते हैं, P4 कहाँ है, ये रही. ठीक है, यदि ये आगे कहीं होती तो उसको कंसीडर करते, बट यहीं पे कंप्लीट हो गई, तो 12 इसका कंप्लीशन टाइम हो गया. देन P5 कब कंप्लीट हो रही है, 24 टाइम यूनिट पे, तो इसको 24 लिख दिया. और P6 कब कंप्लीट हुई है, P6 21 टाइम यूनिट पे. तो सबका कंप्लीशन टाइम के लिए ही हमने वो गन चार्ट प्रिपेयर किया था. ये CT हो गया. अब टर्न अराउंड टाइम क्या है, CT माइनस AT. तो कंप्लीशन टाइम में से ये अराइवल टाइम ये AT है, सबका माइनस कर दीजिए. कंप्लीशन टाइम माइनस AT हर एक प्रोसेस के लिए. 17 माइनस 0 इज 17. 23 माइनस 1 22 हो गया. 11 माइनस 2 कितना हुआ, 9. ऐसे ही 12 माइनस 3 9. 24 माइनस 4 20. 21 माइनस 6 15. और वेटिंग टाइम क्या होगा, वेटिंग टाइम होगा TAT माइनस बर्स्ट टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम. ठीक है, ये याद रखिए फॉर्मूला. तो TAT माइनस बर्स्ट टाइम क्या, 17 माइनस 5 12. 22 माइनस 6 कितना होगा, 16. तो इस तरीके से सबका कैलकुलेट कर लीजिए. तो ये सारी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम के लिए इन सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कितनी प्रोसेसेस है, 6 है. तो देखिए एवरेज वेटिंग टाइम सबका एडिशन डिवाइडेड बाय 6, तो 76 डिवाइडेड बाय 6, इसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए. तो यही पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में कि एवरेज वेटिंग टाइम पूछ लिया जाएगा. हो सकता है 2 अलग एल्गोरिदम्स दे दे और बोले कि कौन सा एफिशिएंट है, तो आप वेटिंग टाइम निकालिए दोनों का. जिसमें ज़्यादा कम वेटिंग टाइम आएगा वो एफिशिएंट, और ज़्यादा आएगा तो वो प्रोसेस वो एल्गोरिदम आप रिजेक्ट कर सकते हैं. तो ये हो गया कंप्लीट राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम.
अब नेक्स्ट जो एल्गोरिदम है वो है हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट HRRN स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम. नाउ हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट HRRN, ये एल्गोरिदम देखते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमल स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स. ये बहुत ही ऑप्टिमल है, ठीक है, एफिशिएंट है, कम टाइम में जो है प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जा रही. ऑप्टिमल मतलब जो एक प्रॉपर बैलेंस रहता है कि एक गिवन टाइम लिमिट में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो पा रही हैं. सो दिस इज़ अ नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम in which the scheduling is done on the basis of an extra parameter called response ratio. So ये नॉन प्रीएम्प्टिव है. नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब एक प्रोसेस यदि एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं रोका जाएगा, ठीक है, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी या उसको जितनी देर सीपीयू चाहिए तो उस बीच में फिर दूसरी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट नहीं होगा. जैसा कि राउंड रॉबिन में तो टाइम स्लाइस कंप्लीट होते ही उस प्रोसेस को हटा दिया जाता था, बट नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ही होता है कि प्रोसेस बीच में नहीं हटेगी. सो राउंड रॉबिन तो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है. HRRN जो है ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है. इसमें स्केड्यूलिंग किस बेसिस पर होती है? जैसे राउंड रॉबिन में क्या लेते थे हम, टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम. इसमें स्केड्यूलिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्स्ट्रा पैरामीटर कॉल्ड रिस्पॉन्स रेशियो. तो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर के बेसिस पे स्केड्यूलिंग की जाती है और उस पैरामीटर को कहते हैं रिस्पॉन्स रेशियो. रिस्पॉन्स रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है देखिए. Our response ratio is calculated for each of the available jobs and the job with the highest response ratio is given priority over the others. ठीक है, तो सारी जो जॉब्स कह लीजिए, प्रोसेसेस कह लीजिए, सबके लिए ये रिस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट होगा और जिसका रिस्पॉन्स रेशियो हाईएस्ट रहता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती, मतलब उसका नंबर पहला आएगा एज कम्पेयर टू अदर्स. तो पहले वो एग्जीक्यूट होगी और ऐसे ही सबका रिस्पॉन्स रेशियो देखा जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा उसको पहले मौका मिल जाएगा. नाउ रेस्पॉन्स रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? रेस्पॉन्स रेशियो जिसको शॉर्ट में देखिए RR तो कहेंगे तो राउंड रॉबिन की तरह ही हो गया, तो कंप्लीट आपको कहना पड़ेगा HRRN एल्गोरिदम. बट रेस्पॉन्स रेशियो के लिए देखिए क्या फॉर्मूला वो हम देखते हैं, इसको कंप्लीट रेस्पॉन्स रेशियो ही लिखेंगे. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द गिवन फॉर्मूला. रेस्पॉन्स रेशियो इक्वल टू W प्लस S डिवाइडेड बाई S. W क्या है? वेटिंग टाइम है. S है सर्विस टाइम या बर्स्ट टाइम. यहाँ बर्स्ट टाइम को S लिख दिया गया, सर्विस टाइम तो इस फॉर्मूला में W प्लस S डिवाइडेड बाई S. सो वेटिंग टाइम तो हर प्रोसेस का ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. सो देखिए, इफ वी लुक एट द फॉर्मूला वी विल नोटिस दैट द जॉब विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम will be given priority, but it is also including an extra factor called waiting time. Since तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम नोटिस करेंगे कि जिस जॉब का शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है उसको प्रायोरिटी मिलेगी, बट एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ क्या आ गया है? वेटिंग टाइम का, ठीक है. तो देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेटिंग टाइम है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सर्विस टाइम या बर्स्ट टाइम. तो HRRN जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेटिंग टाइम के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है burst time के. Hence, this algorithm not only favors shorter job but it also concern the waiting time of the longer jobs. शॉर्टर जॉब को तो मौका मिल ही रहा है, देखिए, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बर्स्ट टाइम के. किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम या सर्विस टाइम बहुत ज़्यादा है तो उसको मौका देर में मिलेगा, ठीक है. और बर्स्ट टाइम जिसका लो है तो मतलब जिसका सर्विस टाइम कम है उस प्रोसेस को मौका जल्दी मिलेगा. बट वेटिंग टाइम भी देखा गया, देखिए बहुत वेटिंग टाइम है तो फिर उस प्रोसेस का नंबर जल्दी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा किसी भी प्रोसेस को. सो इसीलिए इसको ऑप्टिमल कहा गया. ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये एल्गोरिदम वर्क करता है. दिस एल्गोरिदम नॉट ओनली फेवर्स शॉर्टर जॉब बट इट ऑल्सो कंसर्न द वेटिंग टाइम ऑफ द लॉन्गर जॉब्स. Now its mode is non-preemptive, hence context switching is minimal in this algorithm. Non-preemptive है तो बार बार प्रोसेस को हटाना, फिर से रेडी क्यू में डालना, फिर से वापस CPU अलोकेट करना, तो इस सब में जो कंटेक्स्ट स्विचिंग जो होती है वो मिनिमल रहती है क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है. मिनिमल तो इसलिए कि कहीं नई प्रोसेसेस तो आ ही रही हैं, ठीक है. ना इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं HRRN का, इसको R लिख लीजिए. HRRN एग्जाम्पल. In the following example, there are 5 processes given. Their arrival time and burst time are given in the table. So इसमें देखिए, इसको एक आप करेक्ट कर लीजिए. HRRN example.
5 प्रोसेसेस दी गई हैं, इनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया गया है टेबल में। सो प्रोसेसेस कितनी हो गई, 0 to 4 इनका प्रोसेस आईडी हो गया, तो टोटल प्रोसेसेस हैं 5, P0 P1 P2 इस तरीके से आप नेम दे सकते हैं इसका। अराइवल टाइम अलग अलग है, 0 टाइम पे प्रोसेस 0 आ रही है, 2 पे प्रोसेस 1 आई, फिर 4 यूनिट्स पे प्रोसेस 2, 6 पे प्रोसेस 3 और 8 पे प्रोसेस 4। बर्स्ट टाइम इनको कितना टाइम यूनिट चाहिए, मतलब इनका सर्विस टाइम क्या है, इसके 3 यूनिट्स हैं, फिर प्रोसेस 1 के 5 हैं, P2 के 4 हैं, P3 के 1 है एंड P4 के 2 है। तो बर्स्ट टाइम अराइवल टाइम मिल गया हमें। अब क्या है, एट टाइम 0 द प्रोसेस P0 अराइव्स विद द CPU बर्स्ट टाइम ऑफ 3 यूनिट्स। प्रोसेस P0 आई सबसे पहले और बर्स्ट टाइम इसको कितना चाहिए, 3 यूनिट्स चाहिए। सिंस इट इज़ द ओनली प्रोसेस अराइव टिल नाउ, हेंस दिस विल गेट स्केड्यूल्ड इमीडिएटली। यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन होगा ही नहीं, कोई प्रायोरिटी होगी नहीं, पहले आई एक ही प्रोसेस है उसको मिल गया CPU। अब क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है तो अपना पूरा जितना भी इसका बर्स्ट टाइम है वो ले लेगी। तो P0 एग्जीक्यूट हो गई। P0 प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड फॉर 3 यूनिट्स। मीनवाइल इस बीच 3 यूनिट्स के बीच में एक ही प्रोसेस और आई है, वो है P1। ओनली वन प्रोसेस P1 अराइव्स एट टाइम 3, दिस विल गेट स्केड्यूल्ड इमीडिएटली सिंस द ऑपरेटिंग सिस्टम डजंट हैव अ चॉइस। ये देखिए, जैसे ही प्रोसेस P1 P0 एग्जीक्यूट हो रही थी, ये देखिए P0 को 3 यूनिट्स चाहिए, 3 टाइम यूनिट तक सेकेंड टाइम यूनिट पे कौन सी एक प्रोसेस आ गई, P1। ठीक है, तो अब सिर्फ एक ही प्रोसेस है, बाकी तो देखिए 3 जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो सिर्फ एक ही प्रोसेस है ना ये वाली, क्योंकि 4 टाइम यूनिट 3 टाइम यूनिट तक तो एक ही प्रोसेस आई है सेकेंड टाइम यूनिट पे, फिर तो 4 यूनिट पे आएगी P2, बट अभी तक आई नहीं है P2 और एक प्रोसेस P1 है, तो इमीडिएटली P1 मिल जाएगा, मतलब P1 को CPU एलोकेट हो जाएगा। इसका है 5 यूनिट्स बर्स्ट टाइम, तो 3 + 5, ठीक है, 5 यूनिट्स तक ये P1 एग्जीक्यूट होगी। तो 3 टाइम यूनिट पे प्रोसेस P0 कंप्लीट हो गई, फिर P1 थी, तो 8 टाइम यूनिट पे P1 हो गई। अब 8 तक कौन कौन सी प्रोसेस आ गई, सारी ही प्रोसेस आ गई है, देखिए 8 टाइम यूनिट तक। तो अब 3 प्रोसेसेस होंगी रेडी क्यू में। ये वाली 3 प्रोसेसेस। अब इनका वही रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट होगा कि अब डिसाइड होगा कि किस प्रोसेस का अगला नंबर होगा, CPU किसको एलोकेट होगा। So P1 is executed for 5 units. Meanwhile, all the processes gets available. We have to calculate the response ratio for all the remaining jobs. तो response ratio क्या है, फॉर्मूला देखिए आप, वेटिंग टाइम, कितना वेट करना पड़ा एक पर्टिकुलर प्रोसेस को, ये देखिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप ऐड कर दीजिए सबके लिए, W + S / S। ठीक है, वेटिंग टाइम प्रोसेस 2 का कितना है, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे हम P2 के लिए, P2 को नंबर तो 8 यूनिट्स पे मिलेगा ना, तो 8 यूनिट्स माइनस वो वेट कब से कर रही है, 4 यूनिट पे वो अराइव हो चुकी थी P2, तो 8 - 4 वेटिंग टाइम हो गया, तो ये हो गया वेटिंग टाइम, इतना 4 यूनिट्स तक उसे वेट करना पड़ा। फिर बर्स्ट टाइम मतलब उसको खुद 4 यूनिट चाहिए, ये देखिए 4 यूनिट्स उसे एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए, तो 4 फिर डिवाइडेड बाई 4, तो 4 + 4 डिवाइडेड बाई 4, 8 डिवाइडेड बाई 4 2। फिर प्रोसेस P3 का वेटिंग टाइम कितना है, अब 9 यूनिट पे ये देखिए प्रोसेस P3 का हम देखेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे बाद में इसका नंबर आएगा। अब प्रोसेस P3 का वेटिंग टाइम क्या है, ये देखिए ये रहा वेट, इधर अराइवल टाइम 6 है और 8, सपोज 8 यूनिट पे यदि 8 यूनिट तक वेट करना पड़ रहा है और सपोज 8 पे उसे यदि एलोकेट होता है तो फिर भी 2 यूनिट्स के लिए तो वेट करना पड़ रहा है, 8 - 6 2, तो 2 उसका वेटिंग टाइम हो गया, प्लस उसको 1 बर्स्ट टाइम चाहिए, सर्विस टाइम 2 + 1/1 3। ऐसे ही P4 का कैलकुलेट करेंगे तो ये HRRN ये रेशियो निकल गया सबका, 2 3 1। इधर RR का मतलब राउंड रॉबिन नहीं है, ये रेस्पॉन्स रेशियो है, हर प्रोसेस का हमने रेस्पॉन्स रेशियो निकाल लिया। अब हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो किसका है, 3 का, जिसका हाईएस्ट होता है उसका पहला नंबर आ जाएगा। तो P3 एग्जीक्यूट होगी, P3 को कितने यूनिट्स चाहिए, P3 को चाहिए 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मतलब 8 यूनिट तक तो P1 एग्जीक्यूट थी, अब 8 में 1 ऐड कर दीजिए तो 9 टाइम यूनिट पे P3 कंप्लीट हो जाएगी। फिर अगला नंबर किसका आएगा, HRRN, फिर नेक्स्ट है हाईएस्ट P2 का, अगला नंबर P2 का आएगा और फिर लास्ट में P4 का आएगा। तो वही चीज़ हम अब देखते हैं। सिंस द रेस्पॉन्स रेशियो ऑफ P3 इज हायर हेंस P3 विल बी स्केड्यूल्ड फर्स्ट, तो P3 का नंबर आ गया, उसको 1 यूनिट चाहिए था बर्स्ट टाइम, तो 8 + 1 9,
अब P3 इज स्केड्यूल्ड फॉर 1 यूनिट। अब जो है देखिए, ये तो इस साइकिल के लिए था रेस्पॉन्स रेशियो, अब रेस्पॉन्स रेशियो चेंज हो जाएगा क्योंकि अब उनका वेटिंग टाइम बढ़ गया है। P3 इज स्केड्यूल्ड फॉर 1 यूनिट। ठीक है, तो एक ही यूनिट उसे चाहिए था तो वो उसको CPU एलोकेट हो गया। नेक्स्ट अवेलेबल प्रोसेस है P2 एंड P4। अब इनका रेस्पॉन्स रेशियो निकालते तो वेटिंग टाइम देखिए कितना वेट करना पड़ेगा इसको, P2 को। 9 यूनिट पे सपोज इसको CPU मिल रहा है और ये अराइव कब हुई थी, P2 हुई थी 4 यूनिट पे, तो 9 - 4 कितना हो गया, वेटिंग टाइम बढ़ गया ना। 9 - 4 5 वेटिंग टाइम प्लस उसे बर्स्ट टाइम 4 चाहिए, 5 + 4/4 तो 2.25। और P4 का वेटिंग टाइम कितना हो गया, सपोज 9 पे P4 यदि एलोकेट होती और P4 अराइव कब हुई थी, 8 यूनिट पे, तो 9 - 8 1, इसको तो सिर्फ 1 यूनिट के लिए वेट करना पड़ा ना। तो 1 वेटिंग टाइम, इसको 2 CPU बर्स्ट टाइम है इसका, 1 + 2/2 तो 1.5। तो अब रेस्पॉन्स रेशियो किसका ज़्यादा है, P2 का। तो P2 का नंबर आ जाएगा और P2 को 4 यूनिट्स चाहिए, तो 9 + 4 कितना हो गया, 13 टाइम यूनिट पे P2 हो गई। अब रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा आगे क्योंकि एक ही प्रोसेस रह गई है। अगली साइकिल, अगली बार में एक ही प्रोसेस है P4, तो P4 को कितने यूनिट्स चाहिए, 2। वो हम आगे देखेंगे, अभी देखिए। तो अभी देखिए, द रेस्पॉन्स रेशियो ऑफ P2 इज हायर, हेंस P2 विल बी स्केड्यूल्ड। तो P2 का नंबर हो गया, P2 कंप्लीट हो गई 13 टाइम यूनिट पे। अब नंबर आएगा P4 का, P4 को 2 यूनिट्स चाहिए। Now the only available process is P4 with the burst time of 2 units since there is no other process available, hence this will be scheduled। तो P4 की scheduling हो गई, so 13 को 2 यूनिट्स चाहिए, 13 + 2, so टोटल 15 टाइम यूनिट पे सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो गई। तो कंप्लीशन टाइम इनका क्या रहेगा, P0 का 3 है कंप्लीशन टाइम, P1 का 8 है, P3 का 9 है, P2 का है 13, P4 का है 15। तो गन चार्ट बेसिकली आपका कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए है। सो अब देखिए, तो वेटिंग टाइम हमें निकालना है, तो ये प्रोसेसेस थी जैसे पीछे हमने राउंड रॉबिन में देखा, ये अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम हमने गन चार्ट से कैलकुलेट कर ही लिया, तो सबका आप लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे P1 का, P0 का क्या था 3, तो 3 लिख दीजिए, P1 का है 8, ये रहा। ठीक है, P3 का है 9, इस तरीके से सबका कंप्लीशन टाइम लिख दीजिए, 13 9। और फाइनली P4 15 टाइम यूनिट पे वो हुई। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो इनको आप माइनस कर दीजिए, 3 - 0 3, 8 - 2 6। इस तरीके से अपने लेवल पे इसको कैलकुलेट करिए। वेटिंग टाइम है TAT माइनस बर्स्ट टाइम, ये टर्न अराउंड टाइम है, तो TAT माइनस बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम के लिए इन दोनों को लेना है, BT को और TAT को। तो 3 - 3 0, 6 - 5 1। तो यही न्यूमेरिकल्स बेसिकली आपके आते हैं एग्जाम रिलेटेड भी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी। सो एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो गया, सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कितनी प्रोसेसेस है 5, तो 13 डिवाइडेड बाय 5, एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट कर ही लीजिए। ठीक है, तो 2 एल्गोरिदम्स हमने इसमें देखे, राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम एंड हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।